हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय केमिस्ट्री क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। और आई होप कि आप घर पे सुरक्षित होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो उसी के साथ हम लेकर के आए हैं आज लेक्चर 8 के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो हम प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड ही टॉपिक और उसके क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स नाउ स्टार्ट। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपने परसेंटेज के बेस पे निकाला था, तो सबसे पहले उसी के बेस पे निकालना शुरू करते हैं। व्हेन द गिवन परसेंटेज ऑफ different type of atom of different type of atom when the given percentage of different type of atom in the compound किसी भी कंपाउंड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स की परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो हमको देखना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। इन दिस कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है, इन दिस कंपाउंड XY, एक कंपाउंड है XY, द परसेंटेज composition of X, the percentage composition of X 75.8%. X is 75.8%, and percentage composition Y is कितना बचेगा 24.2%. In this compound XY, the percentage composition of X is 75.8% and Y is 24.2%. ठीक है, and if the atomic mass X and Y is 24 and 16. So in this compound XY, the percentage composition of X is 75.8% and Y is 24.2%. If the atomic mass X and is 24 and 16, यानी कि X और Y का एटॉमिक मास भी कितना दे रखा है 24, 16। तो मुझे इसका क्या निकाला है एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ X एंड Y। X और Y का एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं बेटा। देखिए, इन दिस कंपाउंड XY, एक कंपाउंड है आपके पास XY, द परसेंटेज कॉम्पोजिशन X इज 75.8%, जो X है वो 75.8% है बेटा, एंड Y इज 24.2%। क्लियर? इफ द एटॉमिक मास X एंड Y इज 24 and 16. Clear? Calculate the empirical formula of X and Y. तो बताइए कि जब X जो है 75.8% है, Y 24.2% है, तो बताइए X और जब परसेंटेज देने के बाद देखा कि X का एटॉमिक मास 24 है और Y का एटॉमिक मास 16 है, तो बताइए इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूले के लिए हम उस चार्टिंग मेथड को ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते टाइम आपको लिखना है बेटा कंपाउंड कौन सा है। कंपाउंड है X, कंपाउंड कौन सा है X Y। क्लियर? जो X दिया है, जो आपको गिवन है वो सारा लिखना है आपको 75.8%, और जो Y गिवन है वो है मेरा 24.2%। क्लियर?
उसके बाद अगर मैं x के एटॉमिक मास की बात करूंगा तो वो आता आएगा 24 और y के मास की बात करूंगा तो वो आ जाएगा 16। अब हम इसका चार्टिंग बनाना शुरू करते हैं। चार्टिंग हम उधर से बनाते हैं। तो चार्टिंग बनाते टाइम आपने सबसे पहले क्या लिखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कौन कौन से हैं, नंबर 1 पे तो आता है मेरा x और नंबर सेकंड पे क्या आ गया y, ये लिखना सिखाया था। नंबर ऑफ एलिमेंट के बाद मैं उनकी क्या लिखूंगा, परसेंटेज। क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट तो आ गया आपका, तो नंबर्स ऑफ एटम या नंबर ऑफ एटम लिख दो इस तरह से, एलिमेंट लिखो या नंबर ऑफ एटम। उसके बाद हम इसके लिखेंगे परसेंटेज। तो x की परसेंटेज कितनी है बेटा, 75.8% और y की परसेंटेज कितनी है, y की परसेंटेज है मेरी 24.2%। क्लियर, यही काम करना था। उसके बाद मुझे क्या लिखना था, उसका एटॉमिक मास। यहाँ पे लिखेंगे हम उसका एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कितना कितना है भाई, एटॉमिक मास है मेरा, ध्यान से देखो, x का एटॉमिक मास 24 और इस y का कितना है 16। ठीक है, अब इस इधर से कोई लेना देना नहीं, बस आपका इधर का कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या बताया था मैंने, अब इनका रेशो लेना है। रेशो लेना है कैसे, कि गिवन परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, गिवन परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। तो अगर यहाँ पे मेरा आ गया 75.8 अपॉन 24, 75.8 अपॉन 24, या मेरा आ जाएगा 24.2 अपॉन 16। क्लियर, अब इनको डिवाइड करके देखें तो कितना होता है। आप देखेंगे कि डिवाइड करने पे आएगा कि 24 को अगर 75 से डिवाइड करेंगे, 75 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो कितनी बार चला जाएगा। तो बेटा उधर जगह नहीं है, मैं इधर लिखना चाह रहा हूँ इस चीज़ को। यहाँ पे आ जाएगा, आप एक साथ ही कंबाइंड चार्ट बनाएं। आप जो चार्ट बनाएंगे वो एक साथ ही कॉपी में कंबाइंड बन जाएंगे, आपकी कॉपी में बन जाएगा, उधर बोर्ड पे नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 24 3 जा 72, ठीक है, 24 3 जा 72। अब यानी कि 72 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3.8 है, पॉइंट लग गया 0। तो ठीक है, इस तरह से नहीं जा सकता, पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पे 380 हो जाएगा। तो 24 यानी कि 3.10 के आसपास आ जाएगा। क्लियर, अगर हम इसको लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, तो 8.2 के आसपास बचा, यानी कि ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, यानी कि इसको सिंपल फॉर्म में इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यानी कि इन दोनों का डिवाइड करके यहाँ पे आ गया 3.10 और यहाँ पे आ गया कितना 1.51। क्लियर है, लगभग इतना आ जाएगा। अब इन दोनों में से मुझे क्या करना था कि जो आपका आंसर आएगा उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1.5, तो डिवाइड कीजिए 1.51 और यहाँ पे चला जाएगा 1.51। क्लियर, तो मुझे दिख रहा है। अब इसको डिवाइड करने के बाद देखा तो ये लगभग 2 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 2, और ये कितनी बार चला जाएगा, 1 बार। यानी कि इससे ज़्यादा सिंपल फॉर्म नहीं बनाई जा सकती। इसको डिवाइड बाई 1.5 है, 1.51 है, 3.1 है, तो मतलब 2 बार लगभग अप्रोक्सीमेट, और ये तो 1 बार चला ही जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पे लिख देंगे x की वैल्यू जो आई है वो 2 आई है और y की वैल्यू 1 आई है। अगर हम फॉर्मूले को एडिट करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरा x2y, यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला जो बन के आएगा वो इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा मेरा x2y, क्योंकि x की वैल्यू कितनी निकल करके आई है बेटा 2 और y की वैल्यू निकल करके आई है 1। हम इस तरीके से इंपेरिकल फॉर्मूला इसका निकाल सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। इस तरीके से करना है आपको, इसे फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट नाउ, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बेटा ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूले से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन मैं आपको लिखूंगा, बताऊंगा, पर सॉल्व करने की कोशिश ओरली करना। आप वैसे होगा वो भी चार्ट के मेथड से, जो आप चार्टिंग बना रहे हैं उस चार्टिंग मेथड से ही ये क्वेश्चन होगा। देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इन दिस कंपाउंड the carbon is 52%, hydrogen is 13% and oxygen is 34.8% and the molecular weight is 92. molecular weight is 92। तो अब सबसे पहले क्या होता है इसमें, क्या नहीं, क्वेश्चन लिखता हूँ सबसे पहले।
इन क्वेश्चन देखना, इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेरे पास कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेयर एज कार्बन इज 52.8%, कार्बन इज 52.8%, हाइड्रोजन देन इज कितना हो गया 13%, एंड ऑक्सीजन अब लगा लीजिए, ऑक्सीजन 34.8%, 34.2%, 34.2%। तो उसके बाद कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट द empirical formula of this compound, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा वो आपको बताना है। मैं पूरा कैलकुलेट कर रहा हूं, बट आपको जो नोट्स डिस्क्रिप्शन में बेटा दिए जाते हैं उन नोट्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन ब्लैंक स्पेस में होगा, आपको खुद सॉल्व करना है, बल्कि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। एक बार देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखना है किस किस चीज़ का दिया है। मतलब जो मेरा यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने यहाँ पे देखा मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 चीज़ों से मिलकर के बना है। नंबर फर्स्ट कार्बन से मिलके बना है, नंबर सेकंड हाइड्रोजन से मिलके बना है, और नंबर थर्ड ऑक्सीजन से मिलके बना है। अब कार्बन जो है वो कार्बन है मेरा 52.8%, हाइड्रोजन जो बना है वो मेरा 13%, और ऑक्सीजन जो बना है वो मेरा बना है 34.2%। दैट्स क्लियर। अब ये तीनों चीज़ आपकी पता चल गई आपको, और आप बेसिकली जानते भी हैं जो कार्बन होता है उसका मास 20 कितना होता है 6 कार्बन 12, यानी कि एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, और 1 ऑक्सीजन का मास 16 होता है। अब उसको क्या करना है, मुझे टेबुलर फॉर्म में लेना है सिर्फ। तो पहला टैब बेटा, मैं बार बार कॉलम खींच के टेबुलर फॉर्म नहीं बनाऊंगा, बस आपको कंसेप्ट बताऊंगा। पहला आपको नंबर ऑफ एटम लिखना है, नंबर ऑफ एटम। तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम में तो एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, और एक ऑक्सीजन है, ये बात लिख सकता हूँ। उसके बाद परसेंटेज की बात करूँगा कि परसेंटेज कितना आएगा। एक है मेरा 52.8%, एक है मेरा 13%, और एक है मेरा 34.2%। क्लियर। अब मैं इनके लिखने वाला हूँ एटॉमिक मास, यहाँ पे जाने वाला हूँ बेटा एटॉमिक मास के पास। तो एटॉमिक मास तो भैया कार्बन का तो 12 आने वाला है, हाइड्रोजन का 1 आने वाला है, और ऑक्सीजन का 16 आने वाला है। सभी स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर कि एटॉमिक मास यहाँ पे 12, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। अब आपको पता है रेशो लेना होगा, तो रेशो वाला कौन सा, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। अब परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास में देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 52.12, ठीक है, 13/1 और 34.2/16। क्लियर। 52.8/12, 13/1 या 34.2/16। क्लियर। अब इसकी परसेंटेज निकालें तो मेरा हो जाएगा 52 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, मेरे पास बचेगा 4, मेरे पास 4 बचेगा तो वह जाएगा 4.8, 12 4 जा 48, ये हो गया 4.4। उसके बाद यहाँ पे मेरा 13 ही आ गया। क्लियर। उसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं सबसे पहले कितना, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, कितना बचा। अब जब 16 2 जा 32 है तो 2 बचा तो 2.2, यानी कि कितना हो जाएगा 16 1 जा 16.01 लगा के, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब क्या करेंगे सबसे पहले, अब इसमें से सबसे छोटा फॉर्म कौन सा है 2.1, तो 2.1 से डिवाइड करेंगे, 2.1 से डिवाइड करेंगे
2.1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2.1 से 2.1 कैंसिल आ गया 1। अब यहाँ पे 13 को डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12 होता है, 6.1 के आसपास आ जाएगा और यहाँ पे 2 के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा लगभग, यानी कि 2.1 के आसपास इतना आ जाएगा। बेटा इसमें जो कैलकुलेशन यहाँ पे हम परसेंटेज के यहाँ निकालते हैं वो हम अप्रोक्सीमेट से निकालते हैं। क्लियर। अब मैंने देखा कि अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं कि अगर मेरा ये आ गया 2, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 1, इस तरीके से हो गया। अब इसको हम और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या, इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है 1, 1 से डिवाइड करके देख लीजिए 1 2, ठीक है ना, 1 2 3 या नहीं हो सकता, मिनिमम वैल्यू तो 1 है, 1 से डिवाइड कर लोगे तो 2 ही आएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। यानी कि इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया, इसका मतलब यहाँ पे पता चल गया कि कार्बन की वैल्यू तो 2 आएगी, हाइड्रोजन की वैल्यू 6 आएगी और ऑक्सीजन की वैल्यू 1 आने वाली है। भाई कार्बन की वैल्यू बेटा कितना आएगा, कार्बन की वैल्यू 2 आएगी, हाइड्रोजन की वैल्यू 6 आएगी और ऑक्सीजन की वैल्यू 1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो बनेगा बेटा, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको देखना है, ये बनने वाला है C2H6O, C2H6O। यानी कि ये जो कंपाउंड है, जो आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है जिसके अंदर कार्बन 52.8% है, हाइड्रोजन 13% है और ऑक्सीजन हमारा 34.2% है, तो उसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा वो आएगा C2H6O। क्या मुझे इस टेबुलर फॉर्म से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? नहीं, इस टेबुलर फॉर्म से मुझे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही बेटा। समझ में आई ना बात, इस तरीके से। और बताइए, बिल्कुल समझ में आने वाली बात है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप इसको नोट कीजिएगा, फिर हम तुरंत स्टार्ट करते हैं। यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया, इसके बाद हम तुरंत स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चंस। तो बेटा अब हमने आपको दोनों न्यूमेरिकल देखे और दोनों न्यूमेरिकल को हमने चार्टेड फॉर्म में आपको बताया कि किस तरीके से एम्पिरिकल फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए दोनों ट्रिक आपको पता लग गई। एक तो नॉर्मली वो ट्रिक जिसको हम सिंप्लीफाई करते थे, फॉर्मूले के सिंपलेस्ट नंबर निकालते थे और सिंपलेस्ट नंबर हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड दे करके देखते थे कि उससे कितना सिंपल फॉर्म बन सकता है। वो सब निकालने के बाद हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया, तो उसको हमने सारी टेबुलर फॉर्म में बना लिया है। उसकी सारी टेबल आपकी रेडी बिल्कुल कर चुके हैं कि इस तरह से टेबल वाइज बनाते जाएंगे, हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते जाएंगे। अब चिंता मत कीजिए, आप ये मत सोचिए कि एम्पिरिकल फॉर्मूले के बेस्ड के क्वेश्चन जो हैं बस खत्म हो गए, नहीं। अभी इसमें एक टॉपिक आ जाएगा कि हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला तो निकाल लिया, अब उस एम्पिरिकल फॉर्मूले से हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूंगा तो भी हम इसी स्टेप से चलेंगे और सारा कंसेप्ट फिर आपका रिपीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो इसी में टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम द एम्पिरिकल फॉर्मूला। यानी कि मैं क्या निकालूंगा? एम्पिरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूंगा। पूरा कंसेप्ट आपको समझाऊंगा कैसे निकलता है। तो बेटा आपको पता है कि जो आपका नोट्स यहां से तैयार होगा, जो आपका एम्पिरिकल, मैं यहां पे बात करूंगा, जो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होती है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म बनाई जाती है। तो मुझे इस एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला तो होता है, आपको पता है कि ये बहुत सिंपल फॉर्म होती है। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूले की बहुत सिंपल फॉर्म होती है। अगर मैं बात करूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूंगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर होती है ये क्या? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसे बनाई जाती है, ये आपको हमें सीखना है कि सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसे बनाई जाती है, उसको देखना है। अब देखना क्या है बेटा, इसका सीधा सीधा सा फॉर्मूला होता है कि हम एम्पिरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लें। इसका फॉर्मूला होता है, आप लगाएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेटा मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल रहा मैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला।
n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। केमिस्ट्री को हंसते गाते पढ़े कि n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको बस तैयार रखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब यहां पे सबसे पहले मैं n निकालने की कोशिश, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आप फाइंड कर सकते हैं चार्टिंग मेथड से। जो मैंने चार्ट बनाया है उस मेथड से आप एम्पिरिकल फॉर्मूला तो फाइंड कर सकते हैं। अब आपको प्रॉब्लम आई कि सर या भैया ये n क्या होता है, तो हम यहां पे लिखेंगे वेयर n इज नेचुरल नंबर। वेयर n इज नेचुरल नंबर, यानी कि जो n है वो हमारा एक नेचुरल नंबर है। जो हमारा n है बेटा वो n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूले को हम चार्टिंग मेथड से तो फाइंड कर सकते हैं, जो आपको सिखा चुके हैं। आपको n पता होना चाहिए, जो n है वो मेरा नेचुरल नंबर है। जब n मेरा नेचुरल नंबर है तो n बेटा हमारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डैश 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 इंफिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। इस तरीके से हम निकालते हैं। तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं और क्वेश्चन करने के बाद देखेंगे कि हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस टाइप से बना दिया जाता है। तो सबसे पहले और भी रिलेशन है। अब बहुत सी प्रॉब्लम आई कि भैया अब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला तो टेबुलर फॉर्म से निकाल के लेके आएंगे, हमारे पास परसेंटेज दे देगा, कॉम्पोजिशन दे देगा, उससे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला तो निकाल लेंगे बिल्कुल क्लियर करके। पर ये n कहां से लाएंगे, हम उस n को कहां से देखेंगे, कैसे करेंगे? तो हम सीधा सीधा पता है क्या करेंगे, n निकालने का लिए एक फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड अपॉन, यानी कि वेट ऑफ द एम्पिरिकल वेट ऑफ द कंपाउंड। बस ये n निकालने का यहां से तरीका होता है, ये फॉर्मूला कि n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, कि n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड अपॉन एम्पिरिकल वेट ऑफ द कंपाउंड। सो दैट क्लियर। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहां देखना है कि n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड अपॉन एम्पिरिकल वेट ऑफ द कंपाउंड। आप सोचोगे कि सर मॉलिक्यूलर वेट कहां से लाएंगे, तो जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा मॉलिक्यूल, जिसका हम सिंपल फॉर्म बना रहे हैं, जिससे वो कार्बन हाइड्रोजन बना हुआ है, उसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल कर रख सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना आता ही है। फिर लास्ट में जो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला लेकर के आओगे, उस एम्पिरिकल फॉर्मूले का वेट आप निकाल करके यहां रख देना। जैसे मॉलिक्यूल का निकालते थे मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे एम्पिरिकल का निकाल देना एम्पिरिकल वेट, यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूले के अंदर आने वाला एम्पिरिकल वेट। जैसे मैंने कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसमें कार्बन की परसेंटेज है, तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो जैसे ग्लूकोज हुआ तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा, तो आप उसका मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल सकते हैं। जब मैंने पूरे परसेंटेज कॉम्पोजिशन से एम्पिरिकल फॉर्मूला बना लिया, तो क्या मैं उसका एम्पिरिकल वेट नहीं निकाल सकता? उसका एम्पिरिकल वेट निकालूंगा और एम्पिरिकल वेट निकाल के यहां पे मैं वैल्यू रख दूंगा और n की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही मेरी n की वैल्यू आ जाएगी, इस n की वैल्यू को यहां पे पुट कर दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा एम्पिरिकल फॉर्मूले के साथ, तो तैयार हो जाएगा मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई बात समझ में? ये वाली चीजें इसके अंदर हैं। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, सबसे पहले अब मैं इसके बेस पर सबसे पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं, जिससे आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज में समझ में आएगा कि ये मुझे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इसके बेस पर क्वेश्चन नंबर 1, in this organic compound, मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो क्वेश्चन मैं अभी पढ़ रहा हूं आपकी लैंग्वेज में। इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि आपके पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन जो है, ध्यान से समझना बेटा, कार्बन जो है वो कार्बन है हमारा 52.2%। इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन कार्बन इज
52.2%. That's clear. The hydrogen is 13%. Clear. And oxygen कितना आएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा आपका 34.8%. 34.8% हो जाएगा. तो इसमें और देन द मॉलिक्यूलर वेट अरे मॉलिक्यूलर वेट तो आपको दे दिया. देन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड इज 92. इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 92 है. इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 92 है. ठीक है ना. तो देन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड 92. यहां पे फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. इस कॉम्बिनेशन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कीजिए. क्वेश्चन को रीडिंग मस्ट है. क्वेश्चन को एक बार समझेंगे. बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा. क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन इज 52.2%, हाइड्रोजन इज 30% एंड ऑक्सीजन इज 34.8%. दैट्स क्लियर. देन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड इज 92. बिल्कुल. फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. कि बताइए कॉम्बिनेशन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है. तो मेरी बात समझना. कार्बन कितना है बेटा? 52.2%. हाइड्रोजन कितना है? 13%. ऑक्सीजन कितना है? 34.8%. ठीक है. तो बताइए इसका और इसी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट दिया है वो कितना दे दिया है? 92. तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है. अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तब निकलेगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला. तो सबसे पहला मेरा स्टेप ये हो जाता है कि मैं इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लूं. सबसे पहला अहम स्टेप इसके अंदर यही बन जाता है कि मैं इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लूं. और इंपेरिकल फॉर्मूला मैंने आपको निकालना बताया हुआ है. करके देखिए बेटा. अब जैसे मैं सीधा करूं, अब आपको आता ही है. देखो सबसे पहले मेरे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. कार्बन की परसेंटेज कितनी है मेरी? 50.2% है. बिल्कुल. हाइड्रोजन की परसेंटेज मेरी 13% है. ऑक्सीजन की मेरी 34.8%. क्लियर. इसमें तो बेटा कोई शक वाली बात नहीं है. मास आपको पता है. कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16. फिर डिवाइडेशन का प्रोग्राम चलता है तो कितना? 52.12. मुझ पे तो डिवाइड करना ही नहीं आता. 13/1 और यहां पे देखूंगा 34.16. उसके बाद सबसे पहले यहां डिवाइड करूंगा तो कितना होगा? 12 चौक 48. कितना बचा यहाँ पे? वही कितना यहाँ पे देखा 4.4 के आसपास. यहाँ पे 12 चौक 48. 4 बचा. 4.2 चले गए यानी कि 12 3 जा 36. तो यहाँ इतना 4.3 के आसपास आ जाएगा. यहाँ पे 13 के आसपास आ जाएगा. 16 2 जा 32 और मेरे पास 16 2 जा 32 बचा. अब 16 2 जा 32 बचा तो यहाँ पे मेरा कितना बचा? 2.8. 16 1 जा 16, 16 1 जा 16. इस तरह से क्रम चलता रहेगा. मिनिमम वैल्यू 2.1 तो मैं 2.1 से यहाँ डिवाइड करूंगा. यहाँ 2.1 से डिवाइड करूंगा. यहाँ 2.1 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ तो 1 आ जाएगा. यहाँ पे हमारा 6 के आसपास आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 2 के आसपास आ जाएगा. तो ये सीधा करा है बेटा मैंने. अब वैसे टेबल बना के लाइन नहीं खींची मैंने. तो मैंने देखा कि यहाँ पे कार्बन की 2 वैल्यू आ रही है, यहाँ कार्बन की 6 वैल्यू आ रही है और यहाँ कार्बन की 1 वैल्यू आ रही है. इसका मतलब इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो इंपेरिकल फॉर्मूला ये इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा C2H6O. इस तरीके से बन जाएगा C2H6O. अगर इसे और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं तो सिंपलीफाई करके 2 कार्बन का 1 हाइड्रोजन का 3 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो करने पे कितना करोगे? यहाँ पे कितना? CH3. तो यहाँ पे बन जाएगा इससे इसका सिंपलीफाई CH3O. CH3
O, यानी कि इम्पिरिकल फॉर्मूला बन चुका है। अब इम्पिरिकल फॉर्मूला तो आपका बन चुका है, तो इम्पिरिकल फॉर्मूला बनाने के बाद आपको एक ही चीज करना है। क्या आपको क्या चीज करनी है वो हमें देखना है, बताइए क्या करना है। अब उसे मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, n की वैल्यू निकालना पड़ेगा। आप इससे n की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो n की वैल्यू इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। अरे आपको मुझे लग रहा है मॉलिक्यूलर वेट तो 92 दिया है, अब आपको निकालना है एम्पिरिकल वेट कि एम्पिरिकल वेट कितना आएगा। चाहे एम्पिरिकल वेट इस वाले फॉर्मूले से निकाल लो, चाहे एम्पिरिकल वेट इस वाले फॉर्मूले से, पर मेरी माने आप एम्पिरिकल वेट एक ही फॉर्मूला रखें, C2H6O, C2H6O हम निकाल के देखें। एक कार्बन का 12 होता है तो 2, क्योंकि ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है तो इससे आने वाला वेट भी एम्पिरिकल वेट होगा। एक कार्बन का 12 है तो 2 कार्बन का 24। बहुत मस्ती के साथ, आज की क्लास बहुत आसान है बेटा। 24 के बाद यहाँ पे कितना 6, और उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16, 24 और 36 प्लस 16 तो कितना हो जाएगा 46, यानी कि एम्पिरिकल वेट जो आ गया वो 46 आ गया, और मैंने 46 से डिवाइड कर दिया तो 46 टू जा 92, यानी कि इसका मतलब मेरी n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई। n की वैल्यू जो आ चुकी है वो n की वैल्यू कितना आ चुकी है, n की वैल्यू 2 आ चुकी है। जब मेरी n की वैल्यू 2 आ चुकी है, अब मैं फटाफट क्या निकालूंगा, सीधा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किससे, एम्पिरिकल फॉर्मूले से। कोई प्रॉब्लम है क्या मुझे, या मुझे दिक्कत आ रही है कुछ, तो यहां निकालूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF इज इक्वल टू बेटा n कितना निकल के आया 2, और एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है आपका, एम्पिरिकल फॉर्मूला है C2H6O, इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है 2 से। तो मैं देखता हूं जब 2 की 2 से करेंगे तो क्या C4 बनेगा, क्या C4 बनेगा, 6 2 जा 12, हाइड्रोजन 12 बनेंगे, क्या हाइड्रोजन 12 बनेंगे, और ऑक्सीजन का 2 बनेगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे बात करूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू C4H12O2, C4H12O2 इस तरीके से बन जाएगा बेटा। ये आ गया आपका इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन 52.2% है, हाइड्रोजन 13% है, ऑक्सीजन 34.8% है, तो उसका मुझे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। तो बेटा इतना आप ध्यान रखना कि मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मैं आपको निकालना बता चुका हूं कि आप टेबुलर फॉर्म में जाके या टेबल फॉर्म में जाके एम्पिरिकल फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। जैसे ही आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा तो क्वेश्चन के अंदर आपको ज्यादातर मैक्सिमम 90% मॉलिक्यूलर वेट आपको देगा, तो आप उससे सबसे पहले n की वैल्यू निकालिए। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट तो आपको गिवन ही होगा, इंपिरिकल वेट निकालेंगे इंपिरिकल फॉर्मूले से, जितना जितना उसमें देगा तो मेरे उससे n की वैल्यू आ जाएगी, उस n की वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। यानी कि इन परसेंटेज से जो बनने वाला मॉलिक्यूल कंपाउंड है वो बनेगा C4H12O2 इज द करेक्ट आंसर। आप इसे नोट कीजिएगा बेटा। बेटा अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आगे। अब क्वेश्चन की नई वैरायटी। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, हमने प्रीवियस जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था, हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी के बीच में रिलेशन पढ़ा था, और जो रिलेशन था वो रिलेशन हमारा ये काम का था कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। इससे वेपर डेंसिटी निकल करके आ जाती। क्लियर? इससे हम काम में हेल्प क्या लेते थे, ज़्यादातर हम इसके अंदर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने की कोशिश करते थे। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये वाला रिलेशन जो है अब मैं इंपिरिकल फॉर्मूले के साथ कनेक्ट करूंगा। मेरी बात समझ में? जैसे अभी हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में
जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को निकालते थे, उसको निकालने का तरीका अब मैं इस वाले जो वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी और एम्पिरिकल फॉर्मूले को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं कि कैसे कनेक्ट करूंगा। कि जब भी मैं एम्पिरिकल फॉर्मूले वाले क्वेश्चन करता हूं, स्टेप समझना, जब भी मैं एम्पिरिकल वाले क्वेश्चन यानी कि स्टेप 1, व्हेन वी आर सॉल्व एम्पिरिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एम्पिरिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जब भी मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करता था और उससे फाइंड करता था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और फाइंड करता था मैं यहां पे जाकर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर हम इसको फाइंड करते थे, यानी कि मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है, बात दैट्स क्लियर। तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता था कि मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दे दिया जाता था, उस टाइम की कंडीशन पे जो आपका मॉलिक्यूलर वेट है वो क्वेश्चन में गिवन कर दिया जाता था। पर अब की बार क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, अब की बार मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया जाएगा, अब की बार वेपर डेंसिटी देंगे। तो बहुत सिंपल सही है ना, बस ये रिलेशन लगाना है कि आपको जो देंगे क्वेश्चन के अंदर, वो क्वेश्चन के अंदर देंगे वेपर डेंसिटी। क्या देंगे बेटा? वेपर डेंसिटी, वो हमें देने वाले हैं वेपर डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी देंगे तो वेपर डेंसिटी जैसे ही वो गिवन कर देंगे तो हम उससे मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशन क्या है? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। इसका मतलब मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो गिवन कर देगा वो, तो उससे मैं क्या निकालूंगा? मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यानी कि आप इससे मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो वेपर डेंसिटी का क्या कर दोगे? डबल कर दोगे। तो इससे आपका क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। और जब मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट और एम्पिरिकल वेट से तो आप क्या निकाल सकते हैं? एन, और एन से निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये बात समझ में आई? ठीक है, मतलब कुल मिला के क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अब की बार डायरेक्टली आपको मॉलिक्यूलर वेट नहीं देगा, अब की बार वो वेपर डेंसिटी देगा, और वेपर डेंसिटी देने के बाद आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, और मॉलिक्यूलर वेट वाला वो ही स्टेप चलेगा। पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना, फिर एन निकालना, फिर आपके मॉलिक्यूलर वेट पता ही है, इस तरीके से। तो करके देखें, तो इसी तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन पे इस चीज को अप्लाई करते हैं। अप्लाई क्या करते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, इन हाइड्रोकार्बन the carbon is 80%, the carbon is 80%। हाइड्रोकार्बन के अंदर जो कार्बन है बेटा वो 80% है। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बिल्कुल ऐसा ही करूंगा बेटा मैं। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह से होगा वो मुझे निकालना है। तो आप इसको समझिएगा कि सबसे पहले कि मुझे बात करिए हाइड्रोकार्बन, यहां बात करूंगा मैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और प्लस कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। बेटा ये जो ना आपको इसके अंदर क्या होगा बेटा, आपको मैंने बता दिया है कि ये क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है, बट इसका मैं हिंट दे रहा हूं। इसमें कार्बन मेरा 80% है, कार्बन मेरा 80% है, हाइड्रोजन मेरा कितना बचा? 20%। क्योंकि कोई भी कंपाउंड 100% मान के चलते हैं। कोई भी कंपाउंड जब हम 100% मान के चलेंगे तो उसमें 80% तो मेरा कार्बन आ गया, तो 20% मेरा हाइड्रोकार्बन बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। अच्छा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? कार्बन का एटॉमिक मास है मेरा 12, हाइड्रोजन का 1। अरे प्रिय बच्चों, अब आप इसका चार्ट बनाना शुरू कर दीजिए। कार्बन, हाइड्रोजन, गिवन परसेंटेज, मास,
सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये आपको अभी इंपेरिकल फॉर्मूला खुद सेल्फ इवोल्यूट करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला खुद निकाल के मुझे बताना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको जरूर पूछूंगा। अब जैसे यहां पे आपका इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा तो आपको निकालना क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको निकालोगे क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए चलो इंपेरिकल फॉर्मूला तो आ जाएगा, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए मुझे निकालने के लिए एन की जरूरत पड़ेगी। एन के लिए वो पता है क्या करेगा, आपको क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी देगा। क्या देगा, वेपर डेंसिटी। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया इस कंपाउंड के लिए वेपर डेंसिटी 30 है, तो आप इस वेपर डेंसिटी से क्या मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। रिलेशन लगा देंगे कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। अगर मैं इससे मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा तो मॉलिक्यूलर वेट इंटू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी कितना है, 30, मॉलिक्यूलर वेट आ गया 60। एम्पिरिकल फॉर्मूला आप खुद निकालेंगे चार्टिंग मेथड से, निकल के आएगा। मॉलिक्यूलर वेट आपका आ गया 60, तो पहले इससे n की वैल्यू निकालोगे। तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। अब एम्पिरिकल वेट जो ये निकाल के आप लेके आओगे, आप इसको ही तो इस्तेमाल करोगे। जो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा उसका वेट निकालोगे तो एम्पिरिकल वेट होगा। अब वो एम्पिरिकल वेट आप यहां रख दोगे, मॉलिक्यूलर वेट आपके सामने है, तो इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। और जब n की वैल्यू आ जाएगी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, इस तरीके से। क्वेश्चन तैयार, क्वेश्चन आपका तैयार। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और जिस भी स्टूडेंट पे क्वेश्चन नहीं होता है वो उसी नंबर पे आप हमारे सेंड कर सकते हैं कमेंट के अंदर। मैं उसको नेक्स्ट क्लास में दोबारा आपको बताऊंगा, और शायद कमेंट में भी आपको मैं बता दूं। पर लेकिन आप कोशिश जरूर करें। मैंने 3 से 4 क्वेश्चन कराए। देखो, सारे क्वेश्चन कराने के लिए मैं करा सकता हूं, पर वो कराने का कोई बेनिफिट नहीं है। सारी चीज जब आपको हुई मिल जाएगी, सारे टाइप के क्वेश्चन हुए मिल जाएंगे, तो आप क्या करेंगे। आप जो चीज हमने एफर्ट लगा दिया वही तो एफर्ट लगवा रहे हैं। अब हमने इंपेरिकल फॉर्मूला निकलवा रहे हैं, बिल्कुल 2-3 चार्ट आपको बनवा दिए, परसेंटेज दी हुई है, क्लासिफाई कर दिया कि कार्बन अगर 80 है तो हाइड्रोजन 20 है, हाइड्रोजन का मास 1 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। चार्ट बना के तैयार कीजिए, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालिए, और इंपेरिकल फॉर्मूले से निकालिए इंपेरिकल वेट। अब आपको वेपर डेंसिटी दी है, पर आपको चाहिए मॉलिक्यूलर वेट, तो आप रिलेशन पहला पढ़ चुके हैं कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, तो इससे आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो जब आपने यहां पे मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया होगा तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया, तो उससे हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट, उससे आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही n की वैल्यू आ जाएगी, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। दैट्स क्लियर। बस यही तो सारी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। 2 दिन से इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर दिया ना। अब आज इसके डिस्क्रिप्शन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से रिलेटेड और इंपेरिकल फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 10। वो 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, आपका यहां भी कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। क्लियर। वो क्वेश्चन थोड़ा एकेडमिक लेवल पे होंगे, क्योंकि इस वाले पोर्शन से कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। पहले एक दो इक्का दुक्का टाइम में नीट में पूछ लिया जाता था, पर परसेंटेज कॉम्पोजिशन से कभी भी क्वेश्चन कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है। बस सिर्फ जो पूछा जाता है वो एकेडमिक लेवल पे पूछा जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज हम जो है यहां तक निकालते हैं, आपको मैंने बता दिया सारा, और एम्पिरिकल वाला फॉर्मूला भी हमने जहां तक कंप्लीट कर दिया। अगर आपका एडवाइस हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप ये सोचते हैं कि एक बार एक क्लास 1 घंटे की करके शुरू से इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन मोल से और इंपेरिकल फॉर्मूले से और परसेंटेज कंपोजिशन से इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन कराऊं, या मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपकी एडवाइस होगी तो शायद मैं स्टोइकोमेट्री स्टार्ट करने से पहले जहां से मैंने पढ़ाया है वहां से टॉप 10-15 क्वेश्चन मैं आपको वहां से लूंगा, और वो 1 घंटे की सीरीज के अंदर हम उसको सॉल्व करेंगे कि इस तरह से मोल के टॉप के कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। अच्छे भी होंगे, एनसीईआरटी लेवल के भी होंगे। एक क्लास तो ऐसे हो सकती है।
अगर आपको यह है कि मोर देन सफिशिएंट है, क्वेश्चन भी आप क्लास में करा रहे हैं, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपना बढ़ ही जाते हैं, स्टोइकोमेट्री चलने वाला है। बट लेकिन उससे पहले मेरी एडवाइस यही है, अगर आप एक बार 1 घंटे की पूरी क्लास करके अगर आप टॉप 10 क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब मैं जहां से मॉल स्टार्ट किया था वहां से अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूले तक कम से कम 15 क्वेश्चन करा दूं और 15 क्वेश्चन की ही पीडीएफ दे दूं, तो आपको यहां तक श्योर टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि मैं परसेंटेज कंपोजिशन तक किसी भी कंडीशन में फाइट कर सकता हूं। बाकी आपकी हर सिचुएशन में हम आपके साथ हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन स्टूडेंट्स।